मेरे साथ बिमल थोराट हैं, जिन्होंने लंबे समय तक दलित महिलाओं के लिए काम किया है और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ काम किया, और ये जाती रहती हैं, ग्रास रूट पे जाती हैं, उन महिलाओं से मिलती हैं, उन दलित परिवारों से मिलती हैं जिनके साथ लगातार एट्रोसिटी के मामले होते रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समाज की ऐसी कौन सी मानसिकता है कि आज भी दलित समाज के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। मैम, जिस तरह से गुजरात का मामला आया, दहलाने वाले तस्वीरें सामने आई, जिस तरह का वीडियो आया, इसके बाद तो जैसे आदमी कुछ बोल नहीं सकता, इससे शॉकिंग। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने शंभू जी। अ, जो वीडियो हम सभी लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि जो गौरक्षक अपने आप को गौरक्षा समिति के सदस्य मानते हैं, सरेआम दलित युवकों को इस तरह से पीट रहे हैं कि कोई जानवरों को भी नहीं पीटेगा। तो क्या जानवर के एवज में जो दलित युवक हैं या दलित समुदाय है, उनकी उनकी मूल्यवत्ता इतनी गिरा दी गई है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसानियत का तकाजा है। मैं समझती हूँ कि अगर हम जानवरों को भी प्यार देते हैं, कुत्ता बिल्ली और जितने भी जानवर हैं, लेकिन यहाँ इंसानों के प्रति इस तरह की जो दुर्भावना है, इतना तिरस्कार, इतनी घृणा, ये कहाँ से आती है? ये कहाँ से उपजती है? और क्यों कर इस तरह का एक खुलेआम इसका प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये आप लोग निम्न जाति के हैं, आप जन्मतः निम्न हैं, आप जन्मतः अछूत हैं, और आपको एक ख़ास तरह से रहने का और आपका रहन सहन, आपका खान पान और आपका जो अधिकार है, इनको सबको हम आपको कंट्रोल करेंगे, और आपके जीवन की राह को भी हम अपने हाथों में लेकर हम बताएंगे कि आपको ऐसा ही जीवन जीना है। जरा सी भी अगर कहीं कोशिश होती है ऊपर उठने की, या अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ अगर दो बोल भी अगर कोई बोल देता है, तो इस तरह की जघन्य घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। और ख़ास करके गुजरात की तो इतिहास रहा है, रक्त रंजित इतिहास रहा है। आप देख लीजिए कि 2002 के बाद, 2002 के दंगों में जो अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से मार दिया गया है। सड़क के ऊपर महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर, उनके पेट चीरकर, उनकी गर्भ से बच्चों को निकाल कर, अजन्मे बच्चों को निकालकर आग में भून तक दिया है। ये गुजरात का इतिहास है, और मुझे लगता है ये अभी कोई भूला नहीं है। कम से कम हमारी और आपकी जनरेशन ये नहीं भूल सकती है। तो ये गुजरात के इस इतिहास के साथ अगर इसे जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो धर्म और धर्म का जो आतंक वहाँ पर अभी भी मौजूद है पिछले 15 साल से, क्योंकि एक ही राजनीतिक पार्टी वहाँ पर मौजूद है और वही सत्ता में है। जैसे अब गाय को लेके एक जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसका भी सम्मान है, लगभग राज्यों में गाय को लेके बैन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीफ का कारोबार करते हैं, जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, जो इनका रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें दलित एकदम पिछले पायदान पे है। जो उसकी उसकी तो एकदम बेसिक काम है, जो मरी हुई गाय का खाल उतारते हैं। लेकिन इन लोग का जो जो गाय को लेके धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिनकी भावनाएं जुड़े, वो इन सब चीज़ों पे पहल नहीं करते। उन लोग को टारगेट कर रहे हैं जो एकदम से हाशिए पर है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो, चाहे दलित समुदाय के लोग हो। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इनके लिए गाय मामला नहीं है, इनके लिए जो नीचे के लोग हैं, जो इनसे रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको ये निशाना बनाते हैं? देखिए, पिछले इलेक्शन के दौरान जो घटनाएं घटी है और जो जानबूझकर की गई है, जिसके हम सांप्रदायिक दंगे या दलित और बहुसंख्यकों के बीच में जो तनाव पैदा किया गया है, ये जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि उन्हें उसका लाभ लेना होता है। इस समय भी गुजरात में जो घटित हो रहा है, ये और गाय का मुद्दा लाकर, कि गाय को मारा गया है या गाय के प्रति उनकी जो हिंदू धर्म की जो आस्था है उसे चोट पहुंचाई गई है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं। खुलेआम ये काम किया जा रहा है गौरक्षक समितियों की तरफ से, और गौरक्षक जो अपने आप को कहते हैं उन लोगों की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं और दलितों को अपनी तरफ मोड़ने का एक प्रयास है। लेकिन ये प्रयास बहुत खतरनाक है।
ये जिस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया है कि डरा धमका कर दबाव में लोगों को लाकर उनके उनके वोट हासिल करना, ये निहायत ही, मैं ये और ज़ोर देकर कहूँगी कि ये निहायत ही घटियापन है, जो कि राजनीतिक लाभ के लिए ये दलित जनता के साथ, दलित जीवन के साथ खेल रहे हैं। और शंभू जी, कई लोगों ने कहा कि कई ये बहुत लोगों ने हिस्टोरिकल है, जिस तरह से कई दलितों ने लोगों प्रतिरोध किया वो अपनी हिस्टोरिकल जान है। देने की कोशिश की है जहर खाकर। 16 बच्चों ने पहले जहर खाया है, जिसमें से एक की मौत भी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है ये आज तक के इतिहास में जब 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 से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा है कि अपने लिए न्याय मांगने के लिए और 20 युवक जो है, दलित युवक, अपनी जान देने के लिए तैयार है। जो जो प्रतिरोध का जो उन्होंने तरीका अपनाया, जिस तरह से उन्हीं चीज़ को हथियार बनाया, जिसको ये लोग, जिससे की वजह से ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को धार्मिक कट्टरता में धकेलते हैं। ये बहुत लोग, जो बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने दलित इश्यूज़ पर काम किया, वो कहते हैं कि ये एक रिवॉल्यूशनरी है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रतिरोध का तरीका है। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं कि दलित समाज जो बहुत हाशिए पर था, दबा हुआ था, जो अपनी बात भी नहीं करता था, वो अब प्रखर तरीके से, और खासकर ऐसे चीज़ों के खिलाफ जिसमें वो दिखाई पड़े, दलित अत्याचार के खिलाफ, वो अब मजबूती से सामने आ रहा है। आपको याद होगा शंभू जी, जब महाराष्ट्र में खैरलान जी में एक पूरे कुटुंब को दबंगों ने मार कर एकदम से उनके साथ बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण घटना की गई थी। पूरी फैमिली को उन्होंने मार दिया था और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया था। तो उस समय भी ऐसा ही माहौल था कि राज्य की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था और मीडिया भी चुप थी। अब ये किस तरह की मिली भगत थी, आप हमसे अधिक इसकी जानकारी रखते हैं, क्योंकि आप स्वयं मीडिया में कार्यरत है। तो 42 दिन 42 डेज ना तो मीडिया बोली, ना तो मीडिया ने ये खबर बाहर आने दी, दबा के रखी, और ना तो राज्य की तरफ से कोई भी कदम उठाया गया। तब दलित समुदाय को लगा, महाराष्ट्र में तो आप जानते हैं कि बाबा साहब और फुले अम्बेडकर की मूवमेंट इतनी तेज़ रही है और वहाँ के लोगों के भीतर वो चेतना जीवित है। वहाँ पर अगर ये घटना घटती है और इस तरह से दलितों के प्रति एक इतना असंवेदनशील और इतना क्या कहें इस तरह के बर्ताव को, तो तब दलितों ने अपने हाथ में ये मुद्दा लिया कि न्याय लेने के लिए हमें कुछ कर गुजरना होगा। तो उसके बाद आपने देखा ही होगा कि पूरा महाराष्ट्र जल उठा था। महाराष्ट्र का कोना कोने से बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल हो गया था और तमाम जितने भी सरकारी, जितने भी प्रॉपर्टी है, उसमें आगजनी होने लगी थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब समय आ गया है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपनी बात रखें और उसका असर भी होता है। बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी लड़ाई अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम से लड़ी, तो आपको नहीं लगता कि हमें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही बड़े हुए हैं और संविधान में हमारा विश्वास है और सभी का विश्वास होना चाहिए, राज्य का तो और भी अधिक होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो स्थितियाँ हैं उसमें आपको लग रहा है कि जो संविधान में जो प्रावधान है या सुरक्षा के जो कानून हैं उसे लागू किया जा रहा है? और लेकिन कौन हमारी राजनीतिक भागीदारी अगर बढ़े, हम कोशिश करें और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की, बाबा साहब ने भी कहा है, कांसीराम ने भी कहा है कि जो राजनीतिक सत्ता की जो चाबी है उसी से आप बदलाव ला सकते हैं। तो दलित समाज की भागीदारी बढ़ रही है। मैं बात आपसे करना चाहूँगा खासकर जो रोहतक का मामला है, जिस तरह से एक परिवार भिवानी में था, 3 साल पहले गैंग रेप होता है, वो केस कराते हैं, फिर उनको धमकी मिलती है, तीसरी बार उस बच्ची के साथ, जो कि बीएससी की छात्रा है, मैं बच्ची नहीं कहूँगा, वो बीएससी की छात्रा हैं, उनके साथ तीसरी बार गैंग रेप हुआ है और बहुत दबाव के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे जो मानसिकता है, इसको किस तरह से देखती हैं, चूँकि आप ग्रास रूट पे काम करती हैं? महिलाओं के दलित महिलाओं की को न्याय दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं और अभी करने की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि जब भी दलित महिला का
महिला पर जब भी हिंसा होती है तो इस हिंसा के प्रति जो रवैया है, जो जो सामान्य जन है उनका भी, जैसे सिविल सोसाइटी हम कहते हैं, उनका भी, नागरिक समुदाय और पुलिस और जो राज्य तंत्र है, उसका एक जैसा रवैया होता है कि अरे कुछ नहीं हुआ है, बलात्कार ही तो हुआ है, ऐसा कुछ मर्डर तो नहीं हुआ है, अभी हत्या नहीं हुई है। तो हमने यही देखा है कि जब दलित स्त्री पर जो अत्याचार होता है या बलात्कार होता है तो उसके प्रति कोई भी संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि जो महिला वर्ग है, जो महिला आंदोलन है, जो नारी मुक्ति आंदोलन की बात करता है, उनका भी रवैया ढुलमुल सा ही होता है। तो ये जो असंवेदनशीलता जो दलित स्त्री के प्रति खास करके दिखाई देती है, तो इसके जो कारण हैं वो हम अगर पीछे चले जाए हिस्ट्री में, भारत की जो हिस्ट्री है, जो धार्मिक हिस्ट्री है या सांस्कृतिक हिस्ट्री है, उसमें इसके जड़ है, उसमें इसकी रूट कॉज है। ये जो अभी जो रोहतक में जो घटना हुई है ये पहले भी हुई है, उसी छात्रा के साथ, जो बीएससी की छात्रा है उसके साथ ये जब पहली घटना हुई थी तो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा उसका विरोध नहीं हुआ है। और जो सरकार की तरफ से जो या जुडिशरी की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो हम सब जानते हैं कि उन 5 में से 3 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया है, मतलब उनको बेल पर छोड़ दिया है। और देखिए कि उनका मतलब हौसला कितना है कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, कानून हमें छू नहीं सकता है, कानून हमें हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि सारी सत्ताएं हमारे साथ में खड़ी हैं। तो उनकी ज़रूरत ये है कि उन्होंने दूसरी बार और तीसरी बार उसी छात्रा को फिर से अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके ऊपर फिर से अत्याचार किया। ये इस समाज को आईना दिखाता है। जब तक ये मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगी, मीडिया इस पर संवेदनशील होकर बहुत ज़्यादा इस घटना का विरोध और निषेध नहीं करेगी, तब तक नागरिक समुदाय इसके खिलाफ और राज्य सरकार इसके खिलाफ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरह से देखते हैं कि मायावती जी को लेकर, वो भी दलित समुदाय से आती हैं, देश की बड़ी राष्ट्रीय नेता हैं, उसके बाद उन पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, तो क्या लगता है कि ये भी एक वजह है, चूँकि मायावती एक महिला हैं इसलिए भी उनको इस तरह से हर बार निजी टिप्पणी करके और अभद्र टिप्पणी करके टारगेट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि जब भी दलित, और उसमें भी दलित महिला, अगर कोई वो नेशनल लेवल की लीडर क्यों ना हो, वो भी इनके जो ब्राह्मणवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच के तहत वो भी बहुत, उसकी भी कोई कीमत नहीं मानी जाती, उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये ब्राह्मणवादी सोच इतनी हावी है हमारे समाज पर कि अगर महिला होकर अगर एक, कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप इसमें 2 बातें हैं। ब्राह्मणवाद, हम ब्राह्मण लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद, उस सोच की, उस विचारधारा की बात कर रहे हैं जो कि धर्म के आधार पर लोगों के भीतर ऐसी सोच पैदा करती है कि जहाँ समता बराबरी का कोई मायने नहीं है, जहाँ न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है, जहाँ भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये विचारधारा अपने आप में ही गैर बराबरी को और अन्याय को, उत्पीड़न को, हिंसा को बढ़ावा देती है और उसी के आधार पर ये पल रही है, उसी के आधार पर ये जीवित है। महिलाओं के प्रति जो असम्मान है, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज है और उसमें भी ब्राह्मणवाद जब हावी हो रहा है और हावी है इस समाज पर, वरना ऐसा क्या है कि हमारा एक तरफ संविधान है जो इस विश्व का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है, जो सबको बराबरी का, सम्मान का और न्याय का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बावजूद हमारी स्वतंत्रता और हमारी आज़ादी छीनी जाती है, हमारे न्याय के लिए कोई पर्याय नहीं यहाँ बचता है। मायावती के प्रति जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल एक पार्टी का नेता, छुटभैया नेता करता है, तो उसके अंदर यही ब्राह्मणवाद पल रहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करना, चाहे वो हो
वो नेशनल लेवल की लीडर क्यों ना हो, है तो दलित। एक अछूत को, एक अछूत होने का जो उसकी जो पूरी व्यक्तित्व को एक अछूतपन में समाहित करने की जो एक सोच है कि चाहे आप कुछ भी बड़े से बड़े लीडर बन जाए, बड़े से बड़े नेता बन जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या कोई प्रोफेसर बन जाए या लेखक बन जाए, आपका जो अछूतपन है वो उसे 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 वो ज़रूर, वो कभी नहीं भूलेगा। बल्कि अगर आपकी जाति उसे नहीं पता है और लेकिन आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है, तो वो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि आप किस जाति से हैं। ये भारतीय लोगों की एक बड़ी बड़ी सोच है, ऐसी एक एक ना समझने वाली और ना बदलने वाली सोच है। मायावती के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने, मुझे लगता है ये उसी सोच के तहत जो कि उसके संस्कार है, जो उसके संस्कार और उसकी संस्कृति में शामिल हैं, वो उसे भूल नहीं सकता है। और महिलाओं का सम्मान तो इस ब्राह्मण व्यवस्था में तो है ही नहीं, शामिल ही नहीं है। मनुस्मृति खुद लिखती है, मनुस्मृति में जो विधि विधान लिखे हैं कि स्त्री को तो ज्ञान प्राप्ति का भी अधिकार नहीं है। ऑनर किलिंग में जो मारा जा रहा है, वो क्यों मारा जा रहा है? लगातार पूरे भारत देश में आप कहीं से भी किसी भी राज्य में उठाकर देखिए, उसके आंकड़े उठाकर देखिए, कितनी घटनाएं आपको दिखाई देगी कि लड़कियों को अपना पति, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार ही नहीं दिया गया है इस व्यवस्था ने। ये कैसा समाज है, कैसी संरचना है बनाई है जिसको कि पूरी तरह से आज भी गवर्न करता है, पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता है एक एक विचारधारा। और वो विचारधारा जब तक नहीं ख़त्म होगी, जब तक यहाँ हमें संविधान में जो दिए गए जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, वो जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक इस तरह की अभद्रता, इस तरह के उत्पीड़न और इस तरह के अन्याय अत्याचारों की घटनाएं इस देश में लगातार होती रहेगी, जिसके खिलाफ उस समुदाय के लोगों को ही, ये मैं ज़ोर देकर कहूँगी शंभू जी, कि जब तक वो समुदाय अंदर से तैयार नहीं होता है, संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, बाहरी लोग, बाहरी मतलब उनके साथ खड़े होने वाले भी उसे जगा नहीं सकते। ये चेतना अंदर से आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम कि आप इतना ज़्यादा लोगों से मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, तो कोई बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि अब बहुत तेज़ी से लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और वो उस वर्ग के लोग भी आ रहे हैं खुल के सामने, जो पढ़ाई लिखाई की वजह से या सामाजिक सोच जिनकी बदली है। तो एक जो प्रोग्रेसिव लोग हैं और एक जो कट्टर लोग हैं, उनके बीच एक रेखा खींचने की ज़रूरत है। और क्या देख रहे हैं कि एक उम्मीद है कि समाज के रूप में हम बदलेंगे? हाँ, ये कुछ कुछ विश्वास तो बन रहा है कि जब तक साझे रूप में अन्य विचारधाराओं की जो प्रगतिशील विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ से, इस देश से जाति व्यवस्था, यहाँ से सांप्रदायिकतावाद या महिलाओं के प्रति जो दुर्भावनाएं हैं, उस तरह की जो सोच है, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और लेकिन उनको एक साथ आना पड़ेगा। अब देखिए कि दलित समुदाय का एक हिस्सा जो है मैला ढोने की प्रथा से जुड़ा हुआ है। लाखों लाख लोग उस सिर्फ लोगों का, दूसरों का मैला ढोकर, सफाई करके, गटर सफाई करके अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। ये कैसा देश है कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मैला ढोता है। और उस परंपरा को जो है कि हमारे इस देश के जो प्रधानमंत्री है अपनी किताब में लिखते हैं कि इस तरह का जो काम करते हैं, इस प्रथा में जो शामिल हैं और इस तरह की जो काम कर रहे हैं, वो उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलता है। अरे तो इस आध्यात्मिक सुख को पाने के लिए आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं उस आध्यात्मिक सुख को पाने की कोशिश की? क्यों नहीं आपने मैला ढोने की प्रथा को अपनाया और उस तरह से रोजी रोटी कमाने की कोशिश की? क्यों नहीं दलितों के अलावा और दूसरी जातियों के लोग इस आध्यात्मिक सुख को और उस आनंद को पाने की कोशिश करते हैं? ये यहाँ की सोच है, जिसे मैंने पहले भी कहा है, ये ब्राह्मणवादी सोच है।
ब्राह्मणवाद ऐसी ही सोच को बढ़ावा देता है और तमाम जो ऐसी जो परंपराएं हैं जो अमानवीय परंपरा है, जो आदमी को इंसान मानने को भी तैयार नहीं है, उसे इतना गिरा देती है कि वो उठते उठते उसको सदियां लग जाती है। उसको खड़े होने की ताकत उसमें आते आते सदियों तक इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे लगता है इस सोच पर हमें सब ने मिलकर, सभी जो सोचने वाले लोग हैं, दलित और मुस्लिम जो एक साथ नहीं रहना चाहते थे, अब फिर से उनमें भाईचारा हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब कठिन समय आता है, जब ऐसी समस्या आती है, जब बहुत ज़्यादा हमले होते हैं, तो यही एक दूसरे को संभालते हैं और सुरक्षा देते हैं। तो ये उनके भीतर मैत्री भाव, भाईचारे का भाव फिर से लाने के लिए कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ ये दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि स्थितियां बदलने की जगह और बदतर हो रही है। और बदतर होने के लिए एक ही समुदाय जो कि इसे बढ़ावा दे रहा है, लगातार बढ़ावा दे रहा है। कभी वो गौ माता की कत्ल का एक फरेब खोजता है, कभी कहता है कि यहाँ बीफिटिंग हो रही है, जबकि एक समुदाय का सदियों से वो खान पान रहा है। लोग वो खान पान पर भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये आज़ाद देश है और आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक जो है वो क्या खाए क्या पहने, ये उसकी अपनी आज़ादी है, कैसे कोई छीन सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये बहुत दबाव बढ़ रहा है कि आप ऐसा ही पहनावा करेंगे। महिलाओं को ये बार बार कहा जा रहा है, टोका जा रहा है कि आप इस तरह से पहनावा कीजिए। ये कहाँ से आ रहा है? ये फिर से उसे उखाड़ा जा रहा है। उन धर्म ग्रंथों में जो हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में जिस मनुस्मृति को जलाया था, सरेआम जलाया था, सार्वजनिक रूप से जलाया था, कि ये उसका जड़ है, जहाँ से जाति व्यवस्था और स्त्री के विरोध में जो भी जितने कानून बने हैं, विधि विधान, उसको जलाकर ही हमें आगे का कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम समता की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन समय है, हम बहुत ही कठिन समय से गुज़र रहे हैं और इसमें महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी आज़ादी के लिए, युवकों को अपनी आज़ादी के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने रोज़गारी के लिए साथ में खड़े होना पड़ेगा। और तमाम जो प्रगतिशील विचारधाराओं के जो लोग हैं, जो सोचते हैं, लिखते हैं और बहुत बेहतर समाज बनाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हमें ये काम करने की ज़रूरत है। तो धुंध बहुत गहरा है और इसको छँटने में समय लगेगा, लेकिन समस्या थोड़ी विकराल होती जा रही है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसके दौरान धुंध और गहरा होता जा रहा है। विमल जी ने लंबा काम किया है, इसलिए निराशा भी होगी, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए काम करता है उसको जब वो चीज़ें हटती नहीं है, जब वो ख़त्म नहीं होती और जब वो और विकराल रूप होता है, तो थोड़ी निराशा बढ़ती है। लेकिन एक उम्मीद है, उनको भी उम्मीद है कि समाज के रूप में हम तभी बेहतर हो पाएंगे जब हम जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और जो लैंगिक भेदभाव है, खासकर जो महिलाओं की स्थिति है, उसमें सुधार हो। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।